नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज सतमोला कवियों की चौपाल आज अपना 22वीं वर्षगांठ अपनी मनाने जा रहा है। आज हमने 21 वर्ष पूर्ण करके 22 वर्ष पूर्ण करके हम 23वें वर्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं। और इसका जो कीर्तिमान बनता है वो कीर्तिमान बनता है 22 वर्षों में 15,000 से ऊपर कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 1000 स्थापित कवि हो चुके हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक और सतमोला के चेयरमैन श्री अनिल मित्तल जी। और इस सतमोला कवियों की चौपाल को खुशनुमा एक सेलिब्रेशन में अपनी विशेष देने के लिए हमारे बीच में जो हमारे साथ उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध एक जिनको मैं कहूं जिंदा शहीद, और इतना तो मैं परिचय में दे सकता हूं कि उन्होंने एक आग्रह किया कि मुझे राजनीति ना पुकारा जाए, किंतु आपने देश का गौरव बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री के रूप में आप युवा खेल मंत्रालय केंद्रीय मंत्री में थे, आप राजीव गवर्नमेंट में भी और नरसिंह राव जी के साथ भी आप रहे। और आपने कभी भी जो अपने प्रमुख विषय हैं, खासकर जो विषय है, आपने कभी भी जब आप युवा थे तब से जो आपके अंदर जज्बा था, आपने देश के अहित के साथ कभी समझौता नहीं किया, आतंकवाद के साथ कभी समझौता ना किया। और उस समय किसी सिख का आतंकवाद का विरोध करना अपने आप में मायने होता था। एक आप बिट्टा साहब, एक आप हमारे शहीद मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी, इन लोगों ने कभी भी अपनी आतंकवाद के विषय पे कभी भी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। बेअंत सिंह जी की शहादत हुई। शहादत तो अगर यदि मैं कहूं तो बिट्टा साहब की भी हो गई थी। और जो बम फटे थे, उन बम फटने में बिट्टा साहब एक तरह से कहें तो मौत के दरवाजे से वापस आए। टांगों का काफी मांस उड़ गया और प्रभु कृपा रही, प्रभु ने उनसे काफी काम लेने थे, इसलिए हमारे बीच में उपस्थित हैं जिंदा शहीद श्री मनिंदर सिंह जी बट्टा। बिट्टा साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे एक विशेष अवसर पर आए हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में आपकी हमें विशेष चाहिए। कारण क्या है कि मैं इस कार्यक्रम में उस शख्सियत को ही इसमें हम वरीयता देते हैं जिसके 2 सरोकार होते हैं। साहित्य केवल लेखन पठन पाठन से नहीं होता, साहित्य हर उस जगह जाता है जिससे समाज का, जहां पर सरोकार होता है, मंगल होता है, लोक मंगल होता है। आपने आतंकवाद विरोधी मोर्चा भी काफी टाइम से बना रखा है। आप उसमें जब भी वार्षिक कार्यक्रम करते हैं, चाहे विज्ञान भवन में करते हैं, चाहे कहीं करते हैं, बड़े देश के दिग्गज कलाकारों को, साहित्यकारों को आप बुलाते हैं, उनसे उनकी प्रस्तुति कराते हैं, सम्मान कराते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो सतमोला कवियों की चौपाल 22 वर्ष अपने कंप्लीट किए हैं, उसके लिए आप सतमोला के कवियों को, दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं दें। मैं बिल्कुल सतमोला में सारे आए हुए मेरे कवि मित्तल साहब और मेरे बड़े भाई आर्या जी, मैं सबको, मेरी बहन RSS से दिल्ली विंग के प्रेसिडेंट हैं, मैं इनको सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं। क्या ये 22 साल इसको पूरे हो गए और आज कवियों की बहुत इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैंने वो भी वक्त देखा है कवियों का कि आज से 10-12 साल पहले राष्ट्र के लिए अगर कोई कवि दिल से बात करता था तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। ये मेरी लाइफ का अनुभव है। पिछले 10-11 साल के बाद राष्ट्र के लिए काम करने के लिए कवियों को, हर व्यक्ति को मौका मिला है। तो मैं बड़ा आपका आभारी हूँ कि आपने जो एक आंदोलन
टाइप शुरू किया है, ये अभी तक जारी है और ये जारी रहेगा। और राष्ट्रभक्ति की भावना, अपने विचार, आज़ाद विचारधारा लोगों तक पहुंचानी, लोगों को प्रेरणा देनी, युवा पीढ़ी को प्रेरणा देनी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। बिट्टा साहब बहुत बहुत आभार। और बिट्टा साहब, अब हम बात करते हैं वो जिसको दर्शक सुनना चाहते हैं, देश सुनना चाहता है। भारत की जनता ने प्रतीक्षा करी। अगर कहूं तो भारत की जनता ने अपनी प्रतीक्षा को, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया, तो देश की जनता, मैं कहूं उनका जो धैर्य था शबरी जितना नहीं था, लेकिन उनका जो धैर्य था, हर कोई तो चाहता है भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में। हर कोई चाहता था देश प्रधानमंत्री मोदी तुरंत जवाब दें, सर्जिकल स्ट्राइक करे, ये करे, लेकिन मोदी जी कहते रहे कि जो हम कार्रवाई करेंगे वो अब भूतो न भविष्यति। जो वो कहते थे कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे भूतो न भविष्यति, उस संदर्भ में मोदी जी की सोच और मोदी जी की रणनीति, इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा बिट्टा साहब, क्योंकि आपके पास बहुत दुर्लभ संस्मरण है मोदी जी के साथ। चाहे वो मोदी जी की सम्मान सिख बंधुओं के लिए हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होते हो, चाहे वो सिंह साहिबानों से मिलते हों, तो किस प्रकार, उस प्रकार से देश के इस संकट की घड़ी में किस प्रकार से मोदी जी ने जो ये काम किया वो आप कैसे समझते हैं? कवि प्रदीप जी का कुछ गाने थे पुराने, आज भी मैं सुनता हूँ। हम लाए हैं तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये आज़ादी के वक्त के गाने थे उनके। आजकल लोग भूल गए। अब जब मेरे से सवाल कई लोग करते हैं कि पहलगाम की घटना हुई, सुरक्षा क्यों नहीं थी जब इतने लोग गए थे? लोगों का सवाल पूछना बड़ा वाजिब है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने, या अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने, या अजीत डोभाल ने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। 370 धारा हटा दी, सरदार पटेल जी के अधूरे सपनों को पूरा कर दिया। शायद हजारों लाखों शहादतें ना होती इस पूरे देश के अंदर अगर सरदार पटेल जी की बात उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मानी होती, तो घर घर में हमारे जवानों की खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी ना आती, कश्मीर पाकिस्तान में होता। अगर सरदार पटेल की बात मानी होती, पीओके भी अपने पास होता। नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटा करके 74 साल की कैंसर की बीमारी को, न दंगे हुए, न फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला, पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया, इस भारत के साथ खड़ा किया, 370 धारा हटा दी। महबूबा मुफ्ती कहती थी, जिस दिन तिरंगा झंडा लहराया जाएगा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। घर घर तिरंगे झंडे लहराएंगे। आज तिरंगे ही तिरंगे हैं। क्या हर चीज की जिम्मेदारी आज देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर है? हम किस लिए? हमारी जिम्मेदारी क्या है? कश्मीर में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी क्या है? पूरे देश में आम जनता की जिम्मेदारी क्या है? मैं भी आपके सामने एक बगैर वर्दी पे फौजी हूं, को मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, किसी पार्टी में नहीं हूं। मैं अपने फर्जों को पूरा करता हूं। उनके जो अच्छे कर्म हैं, उनके अच्छे काम है मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरा किसी पार्टी से तल्लक नहीं। हर चीज होनी और कहना मोदी जी आपके, जो मोदी जी ने कर्म किया उसको कोई देखने वाला नहीं। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, वाराणसी के अंदर कॉरिडोर बना, महाकुंभ हुआ, 60 करोड़ की श्रद्धालु वहां पे पहुंचे,
कितना बड़ा खतरा था। पन्नू जैसे आतंकवादियों ने कहा अमेरिका कनाडा के अंदर हम बम ब्लास्ट करेंगे, और टेररिस्ट भी वहां पकड़े गए, 370 धारा भी हटी, सड़कों से सड़कों का जुड़ाव किया। आज अगर युद्ध का कोई वक्त आता है, चाइना हो या कोई भी देश हो हमारे साथ लगता हुआ, थाड़ करके गाड़ियां जाके ठिकाने पे पहुंच जाएंगी। क्या पहले कभी था? आज आप दिल्ली से चले जाओ जयपुर की तरफ और देखोगे कि हम अमेरिका में हैं या हिंदुस्तान में हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है, जो कर्म हो रहे हैं उसको हौसला देने की बजाय हम कमजोर करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने शरारत उस वक्त की, आईएसआई ने शरारत उस वक्त की जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहां आए इंटरनेशनल न्यूज को दोबारा खड़ा करने के लिए, जबकि कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल किताबों से निकल चुका है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, संविधान एक, तिरंगा एक, हर कानून एक, उसमें कोई फर्क नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए सेकुलरिज्म का संदेश लेकर के, तो उन्होंने दुनिया के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, दुनिया के अंदर कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा वाकया किया। और उसके बाद जो बिहार में कहा, आज तक ये कभी नहीं हुआ, जब भी को हमले का जवाब दिया जाता है तो सीक्रेट रखा जाता है, पर उनको कहा तुम्हारे घर में घुस के आतंकवादियों को मारेंगे, तुमको मिट्टी में मिलाएंगे, कह करके मेरा ख्याल है कि 10-12 दिन के अंदर अजहर 26/11 की घटना का मास्टरमाइंड, 26/11 का मास्टरमाइंड, पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड, जयपुर के अंदर 120 लोगों को मार देना, जगह जगह पे बम ब्लास्ट, कंधार घटना का मास्टरमाइंड, उसके सामने उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया, जिंदा रहे और तड़पता रहे, ये किया। पर साथ में हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का कल्चर, मानवता की रक्षा, पाकिस्तान में हो या इधर हो या दुनिया में हो, किसी मानवता का कत्लेआम नहीं होने दिया। ये नहीं कि बम चला दिया और पाकिस्तान का आम नागरिक मारा गया हो। मारा उन्हीं को, साफ उनको किया जिन्होंने पहलगाम की घटना की या आतंकवाद लाए। अभी भी आतंकवादी हैं, हाफिज जैसे हैं हमारी हिंदुस्तान की फौज, हमारे प्रधानमंत्री। हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, सजा उनको भगवान देगा। हमारा काम है उनको भगवान के पास पहुंचाना, सजा भगवान देगा, पहुंचाएंगे जरूर, उनको बचे हैं। बिट्टा साहब, एक चीज और पूछनी थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी का ही एक विजन है और एक संगच्छध्वम, एक संस्कृत का एक अर्ध श्लोक का एक अंश है कि मोदी जी और हमारे जो आरएसएस की भी एक जो लोगों की नीति है वो है सबको साथ लेके चलने की, और जो एक ऑल पार्टीज डेलीगेशन जो गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नाम कांग्रेस ने दिए थे, उसमें से अलग हट करके, चाहे वो शशि थरूर जी का हो, सलमान खुर्शीद जी का हो, चाहे अपने एक समाजवादी पार्टी का भी एक कुछ नाम गए थे, उसमें से अलग नाम लिया। और सबसे बड़ा बात है कि आईएम के जो अपने चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी जी, जिनको एक देश का एक वर्ग पसंद नहीं करता था, लेकिन उन्होंने जो अपनी प्रेजेंटेशन, जो अटैक के तुरंत बाद जो ओवैसी जी के व्यूज़ आने शुरू हुए, ऐसे सलमान खुर्शीद हों और ख़ासकर शशि थरूर जी हों, आनंद शर्मा हों, और ये सब लोग, ये वाकई में विदेश नीति के पारंगत लोग थे जिन लोगों को चयन किया गया। और अब सब पार्टीज के लोगों को जिस ढंग से उन्होंने, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, क्या नाम, शिवसेना उद्धव गुटकी हो, ये सब लोग गए, सुप्रिया सुले गई एनसीपी से, सब लोग गए। अब क्या ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी के मन में कहीं ऐसे है कि एक राष्ट्रीय सरकार का एक विजन साकार? मैं कई वर्ष पहले जब बहनों के सुहाग उजड़ते थे, बच्चे यतीम होते थे, जगह जगह पे बम ब्लास्ट होते थे, खून की नदियां बहती थी, कोई ऐसा गांव नहीं था जवान की तिरंगे झंडे में बॉडी लिपटी नहीं आती थी। हम उस वक्त कहा करते थे कि राष्ट्रीय सरकार का गठन होना चाहिए। उस वक्त बोला करते थे, यूपी के लिए भी बोला करते थे,
कि केपीएस गिल जैसा व्यक्ति गवर्नर होना चाहिए, यहाँ गवर्नर रूल होना चाहिए, जिस तरीके का पॉलिटिकल टेररिज्म था। कि देखो कितना बड़ा दिल है। आरएसएस को आप किसी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। ये जितने भी लोग हैं, मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या और काफ़ी लोग हैं, ये सब आरएसएस की ज़मीन से निकले हुए लोग हैं। आरएसएस का जो शुरू से एक उनकी तस्वीर शुरू से पेश की गई, वो गलत तरीके की भावना से पेश की गई। अभी भी आरएसएस के ऊपर बड़े हमले होते हैं, पर अगर देखा जाए कि आरएसएस पे हमले होते फिर नरेंद्र मोदी जी कहां से आए, आरएसएस पे हमले होते तो अमित शाह जी कहां से आए, आरएसएस पे हमले होते अशोक प्रधान कहां से आए। मतलब इतने उन्होंने लीडरशिप को पूरे हिंदुस्तान के अंदर तैयार किया। आज जो लीडरशिप खड़ी है आरएसएस है, मैं मानता हूं इस चीज को। कई लोग अब मजे लेने लाइफ में आ गए, कई आ गए, पर कई लोग, जिन लोगों के आपने नाम लिया, वो मजे लेने नहीं आए। वो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे आपने शशि थरूर का नाम लिया हो, चाहे आपने सलमान खुर्शीद का नाम लिया हो। हम सलमान खुर्शीद के भी बड़े हमले करते थे, कल तक हमले करते रहे। तुम पाकिस्तान में जाके क्या करते रहे। पर अगर एक सही विचारधारा, इस राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो देश तो सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज इकोनॉमिकली हम चौथे नंबर पे दुनिया में आ गए, हम तो 1 नंबर पे आ जाएंगे। ये चंद लोग जो जिनकी सोच छोटी है, ये बॉम्बे का शिवसेना का लीडर संजय राउत जैसे लोग, इनकी सोच ऐसी है, इन्होंने यही करना है। कांग्रेस के लीडर को सोच कुछ लोगों की ऐसी, उन्होंने ऐसे ही करना है। पर जो लोग समझ गए, और आप देखिए शशि थरूर का सारा फॉरेन का इतिहास रहा है, फॉरेन पॉलिसी को जानता है। सलमान खुर्शीद एक मुस्लिम लीडर है और जाकिर हुसैन की फैमिली से हैं। अगर ऐसे लोग मिलकर के इकट्ठे, शरद पवार की बेटी है, अगर ऐसे जाके पूरी दुनिया के अंदर ये बता दिया कि पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, कश्मीर का मुद्दा तो खत्म ही हो गया ना। अब तो सवाल आ गया पाकिस्तान का। अगर आपने 11 सितंबर की घटना की तो पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन निकला और उसी को वहीं पे मारा। अब पाकिस्तान को एक्सपोज करना सारी पॉलिटिकल पार्टी, अकेली बीजेपी नहीं, ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी, ये शिवसेना की पार्टी, तो आप देखिए ना अब देश कहां खड़ा हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मैंने पहले कवि प्रदीप जी का एक उनका जो गाना बताया, हम लाए हैं तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मोदी जी वो किश्ती जो डूब रही थी उसको निकाल के ले आए सबके सामने। एक नहीं, एक चीज नहीं, राष्ट्र प्रथम, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे न रहे, राम जन्मभूमि का निर्माण आपके सामने, धर्म और काशी मथुरा बाकी वो भी पूरा होने वाला है। दोनों चीजें कर दी उन्होंने, नहीं की को भगवान की कृपा होगी। मुझे याद है, मैं एक पिक्चर आई थी हॉलीडे अक्षय कुमार की, तो मेरे दोस्तों ने कहा यार पिक्चर आई है तो थोड़ा आप भी मेरा साथ दो, देश प्रति है, फौजियों के प्रति है, तो मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं जोधपुर उनके साथ गया। मेरे साथ एक प्रिया गुप्ता थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर थी, तो वहाँ फौजियों के साथ प्रोग्राम था, को पिक्चर की शूटिंग थी। तो उस लेडी ने मेरे से कुछ सवाल पूछे मेरी लाइफ के ऊपर और मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने अगले दिन शपथ लेनी थी राष्ट्रपति भवन में, तो मोदी जी के बारे में सवाल पूछा, तो मैंने कहा ये भगवान का भेजा फरिश्ता है। अभी ना मोदी जी ने गद्दी संभाली, ना प्राइम मिनिस्टर बने, ना कैबिनेट बनाई, ना 370 धारा हटाई, ना राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। भगवान की कृपा से मुंह से निकला ये भगवान का भेजा फरिश्ता है, तो इसको फरिश्ता नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। ये संतों का आशीर्वाद है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। इतने बड़े कर्म कर डाले, आतंकवाद भी जड़ से खत्म कर दिया। देखो इतना बड़ा देश है, घटनाएं कहीं ना कहीं शरारतें को लोग करते रहेंगे। अब देखो अमित शाह जी ने कहा कि नक्सलिज्म को खत्म करेंगे, क्या नक्सलिज्म को खत्म कर पाया कोई?
70 जवानों की बॉडी खून से लथपथ, सीआरपी के जवानों की बॉडी हमने देखी है। कोई शिमला लेके जा रहे हैं, कोई बिहार लेके दिल्ली में उतरती हुई देखी है, सफाई कर दी। सवाल सबसे बड़ा कि जिस तरफ आज भारतवर्ष निकल चुका है, जिस रास्ते पे, अब रास्ते में जो रुकावट डालने की कोशिश करेगा वो भारत मां का गद्दार होगा, बिल्कुल वो देश के साथ धोखा होगा, वो मोदी जी के साथ धोखा नहीं होगा। दूसरी बात आपने कही, सिख कौम का बड़ा मान सम्मान करते हैं, सिर पे दस्तार भी पहनते हैं। मैंने इंदिरा गांधी के वक्त देखा, मैंने राजीव गांधी के वक्त देखा, मैं नरसिम्हा राव जी के वक्त देखा। मैं हजारों की भीड़ लेके पीएम हाउस जाता था, ठीक, और किसी की कृपान अंदर नहीं जा सकती थी, बाहर रख दी जाती थी। नीली पीली पगड़ी में सुंदर लड़के होते थे, पीएम मेरे हम बैठे होते थे, सामने उनके नीचे बिठाते थे। पहली बार हुआ सिख कौम के आगे सिर झुकाना, कोई भी धर्म प्रचारक अंदर आया, मेरा सिख भाई जिसने अमृत छका है, लाल कारपेट बिछा है और सुंदर दस्तार नरेंद्र मोदी जी की, और ऐसे हाथ किए हुए, आइए, ठीक ठीक। पर हमने उनको क्या दिया? हमने उनको गाली दी। हमने उनको कहा किसान आंदोलन के अंदर इंदिरा गांधी मारी थी, अब मोदी जी अमित शाह तुमको भी मार देंगे, बिट्टा मारा था तुमको, अब इनको भी मार देंगे, ठीक। 26 जनवरी को ये नरेंद्र मोदी जी खड़े, ये राष्ट्रपति खड़े, ये दुनिया के एम्बेसडर खड़े हैं, ये हिंदुस्तान की कैबिनेट बैठी है और विदेशों से मंत्री बैठे हैं, और हमारी वो विधवाएं जिनके पतियों ने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, उनके बच्चे मां बाप बैठे, राष्ट्रपति से सम्मानित होते हुए इन लोगों ने, खालिस्तानियों ने, इन चंद लोगों ने लाल किला पे तिरंगा झंडा लहरा दिया, तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। कितना फासला था? 1 किलोमीटर का। अगर काफिला उधर चले जाता तो, राष्ट्रपति भवन की तरफ चले जाता हो तो, परेड की तरफ चले जाता तो, गोली चलती तो सिखों के ऊपर अत्याचार हो गया। बिल्कुल हम डुंगाई तक जाने की कोशिश नहीं करते। 84 के दंगे क्यों हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन क्या हुआ, पर मोदी जी ने कहा ना, मेरे सिख भाई हैं, फोर्स को हदायत दी, इनके ऊपर लाठी नहीं चलेगी, इनके ऊपर गोली नहीं चलेगी, आप लाठियां भी खाना, आप गोलियां भी खाना, ट्रैक्टर के नीचे चलते रुड़ जाना, पर सिख धर्म के ऊपर कोई आंच ना आए। हमने उनको क्या दिया जी? बिल्कुल मैं पूछना चाह, हमने क्या दिया जी? हमने गाली दी उनको। करतारपुर साहब कॉरिडोर, पुलवामा की घटना, जंग की तैयारी, गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान खुलेगा तो खुलेगा, आतंकवादी भी छोड़ दिया, ले लो, ये भी ले लो, हम भी नाराज हुए, ले लो आप। हमने क्या दिया उनको? दूसरी बात, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, वो पॉलिटिकली नहीं जाते, दिखावे के लिए नहीं जाते, उनके मन के अंदर भावना है, और पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी यहां बैठी हैं, जब जब भी हमारे गुरु महाराज का दिन को आए, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हों, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बच्चे साहबजादे हों, उनके दिन मनाए जाएं। और योगी जी ने तो छुट्टी कर दी उस दिन। अब सवाल अगर आपसे पूछूं, भाई ऐसा है, आप कहेंगे सारे तो ऐसे नहीं है, आप यही कहेंगे, इनसे किसी से पूछूंगा, सारे तो ऐसे नहीं हैं। जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, कनाडा के अंदर हनुमान मंदिर पे हमला होता है खालिस्तानियों से, अक्षरधाम पे हमला होता है, फुटबॉल बना के रोदा जाता है, हमारे यहाँ के जयशंकर जी आते हैं, उनकी कार को घेरा जाता है खालिस्तान के झंडे लेके। अब शशि थरूर गया अमेरिका के अंदर, एक सरदार जी आए वहां पे, उनके कर दिया। तो मेरे सरदार भाई चुप क्यों है? बिल्कुल ना, मेरी बात का ये सवाल का जवाब है, सरदार भाई मेरा चुप क्यों है? देश हमारे सबका है, सरदार मेरा भाई चुप क्यों है? सरदार भाई मेरा गुरुद्वारा साहब के अंदर इकट्ठे करके मेरी भाइयों को, बहनों को, सबको, प्रेस को बुला के ये कहे, ये भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे चलने वाले पन्नू जैसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं, ये पूरा भारत हमारे गुरुओं का देश है, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी है, को कहने को तैयार है? जंग होती है। क्या कहा जाता है, अकाल तख्त के जथेदार जो हमारे सुप्रीम होते हैं, उनका हुक्म गुरु का हुक्म होता है। क्या कहते हैं?
जंग लड़नी है तो जाके लड़ो गुजरात में, जंग लड़नी तो क्या लड़ो जाके राजस्थान में। वाई? क्या पंजाब धर्मशाला है? क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है? इसका मतलब क्या है? मैं पूछना चाहता हूं इसका मतलब क्या? ये पंजाब, ये पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को ये कहा जाएगा या वो कहेंगे आप इधर गोले मत चलाना, आप इधर से मत चलाना, आप गुजरात में लड़ो? मतलब क्या सोच में चले गए? और कोई मेरा सिख भाई बोलने को तैयार नहीं। बिट्टा बोले तो कौम का गदार, उनको कह दो देश का गदार ना कहे, भारत मां का गदार ना कहे। मजे लेने के लिए सारे तैयार खड़े। जैसे इन्होंने थोड़ी बात कही थी आरएसएस के लोग मजे लेने के लिए तो सब तैयार खड़े, पर हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो बीजेपी, तो सरदार बोलेगा कोई नहीं। हिंदू तू नहीं बोल सकता। जैसे पहलगाम के ऊपर उनको बताया गया कौन, आप हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू हो ठक चल, हिंदू चल ठक। तो वही तो पंजाब में अब खालिस्तान के अभी परसों नारे लगे, मनाई गई बरसी मनाई गई। मतलब क्या खालिस्तान? बिट्टा साहब एक बात और आ गई, बिल्कुल एक नया एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है और हो चुका। बलूचिस्तान ने, वहाँ के बासिंदों ने साफ बोल दिया कि हम मुस्लिम नहीं हैं, हम हिंगलाज माता के अनुयायी हैं, हम सनातनी मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा हम मुस्लिम हैं। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन, क्या संभावना नहीं, ये दृश्य नजर आ गया, क्या मोदी जी ने, अगर मैं कहूँ अमेरिका की, क्योंकि बात आ जाती है, कहते नहीं जी सेना का शौर्य है, सेना के आगे कोई एक नया करैक्टर हम नहीं रख सकते। सेना के ने जो वो काम किया है, जो किनारी हिल्स और नूर खां एयरबेस, जैसे हमारे पंजाब में कई जगह वेयर हाउस होते हैं, एक्चुअली वो वेयर हाउस पाकिस्तानी वेयर हाउस था, और वो जो 1.5-2 किलोमीटर नीचे की टनल्स में जो वेपन्स रखे थे। अगर मैं कहूँ तो मोदी ने ट्रंप की भैंस खोल ली, क्या ये गलत है? दो बातें, अमेरिका हो, चाइना हो, तुर्की हो, हमारी डिफेंस पॉलिसी इतनी मजबूत कर दी मोदी जी ने आकर के। देखो उन्होंने एक सोच पे काम किया। विदेशों में जाते थे पहले, यहाँ बाढ़ आती थी, यहाँ बहुत कुछ सूखा आता था, कई कुछ होता था। हम कहते यार दुनिया कह रहे मोदी जी तो विदेश में घूम रहे हैं यार, यहाँ तो लोग मर रहे हैं। पर वो इंसान एक पॉलिसी पे काम करते रहे, वो लंबी सोच पे काम करते रहे। उन्होंने पता था कि डिफेंस पॉलिसी को मजबूत कैसे करना है। उन्होंने अपनी डिफेंस पॉलिसी को जब मजबूत किया, जो सुदर्शन चक्र S-400 ने जो काम किया, मैं बॉर्डर एरिया में उनके उन गांव में होके आया, कहते अगर S-400 सुदर्शन चक्कर ना होता तो पूरा पूरा गांव तबाह हो जाता। उन गांव में होके आया, वो मैं उनके रॉकेट लॉन्चर जो भी थे वो मैं देख के आया। ये एक पॉलिसी थी। अब अमेरिका हो, चाइना हो, तुर्की हो, दुनिया हो, उनकी मार्केट फेल कर दी हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिसी ने। को भाई तुम तो मुकाबला ही नहीं कर पाए पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान का तो था ही कुछ नहीं, ठीक है ना। अब हमें अभी इतना सचेत और रहने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने कहा, हम चौथे नंबर पे आ गए। अब देखो दुनिया के अंदर बड़े कम ऐसे देश होंगे जो एक दूसरे से हमदर्दी, जैसे रशिया हमारे से हमदर्दी करता है, जैसे इजराइल हमारे से हमदर्दी करता है, हम इजराइल से हमदर्दी करते हैं। तो हमें अभी इतना सचेत रहने की ज़रूरत है कि राष्ट्र जो आगे बढ़ रहा है उसको को विदेशी ताकतें कहीं इसका नुकसान पहुंचाने को कोशिश ना करें। यही सबसे बड़ा जवाब है जो ऑल पार्टी के लोगों को जाके वहां पे किया। बिल्कुल। जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था वो स्टेटमेंट गलत था। ट्रंप की इज्जत करते हैं मोदी जी, पर हमारे देश में किसी का दखल देने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने बलबूते थे, अब भी लड़े। हमारे साथ बताओ कौन खड़ा हुआ? बातों से, जबान से सारे खड़े हुए। चाइना भी खड़ा हुआ, अमेरिका भी खड़ा हुआ, रशिया दिल से खड़ा हुआ, इजराइल दिल से खड़ा हुआ, जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, बड़े कंट्री खड़े हुए। चलो उनका इतना कहना भी हमारे लिए बहुत था, पर आज भी हमें देश को, राष्ट्र को एक इजरायली की तरह, इजरायली नागरिक की तरह
हर भारतीय को एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा। जहां तक सवाल है देश के अंदर दुश्मनों की, अब एक आपने देखा होगा एक ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, ठीक है। अब ऐसे ज्योति मल्होत्रा पंजाब में पता नहीं कितने हैं। आतंकवादी मरते पाकिस्तान में हैं, जो पंजाब के भगौड़े जिन्होंने हमारे पे हमले किए अभी मरे पीछे, और उनके क्रियाक्रम पंजाब में होते हैं। घर घर सोशल मीडिया खुल गया, घर घर सोशल, हमारी हर चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के जरिए उनको जा रही है। हम मेहनत करते रहें और वो हमारा नुकसान कर दे। जैसे किसानों ने कहा, धरना देने लगे जब हमारी जंग की अभी शुरुआत हुई, कहते हम तो धरना दे देंगे, धरना देने चले गए। भाई यहां से हम टैंक नहीं गुजरने देंगे। मोदी जी को नहीं, भारत माता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके लिए तो फिर कभी प्रदीप जी का वही गाना याद आता है ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। प्रॉब्लम देखो, समस्या वहीं खड़ी होती है कि हम भारतीय कहने में कतराते हैं। अब मेरे से प्रेस वाले सवाल पूछते कई बार, मैं कहा यार आपने मेरे से इतने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया, मेरे सवाल का एक जवाब दो, दिल से जवाब देना। मुझे आप पहले सरदार मानते हो तो भारतीय, मुझे फख्र होता करे, पहले भारतीय फिर मेरी पगड़ी की शान होती है। हम छोटी बातों में पड़ गए। अब कभी ओबीसी जैसे लोग सड़क पे आ जाए, ऐसे लोग गढ़ते पाकिस्तान को, भुट्टो को ललकारे, शशि थरूर जैसे आ जाए, तो हमें हर भारतीय को एक इजरायली की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा। और अभी भी मैं कहूं, मोदी जी ने जिस तरीके से कहा कि संदूर ऑपरेशन जारी है, संदूर ऑपरेशन जारी का मतलब ये जरूर ध्यान रखें, मौत का कफन हमें सबको, फौजियों को नहीं, कहां से बम आए कहां जवाब देना, हम तो तैयार खड़े हैं। पर आने वाले टाइम के ऊपर हम चाहते हैं कि जो थोड़ी सी नसूड़ बच गई उसको भी तबाह करके बिल्कुल हमारे बच्चे, हमारी बेटियां खुशहाल जिंदगी जिए, किसी का बहन का सुहाग ना उजड़े। कल शादी हुई, 4 दिन हुए गए को उसका सुहाग छीन लिया, माँ के सामने बच्चा छीन लिया, पत्नी के सामने पति छीन लिया। तो हमें हर भारतीय को एक अलर्ट रहना है। हम हर चीज मोदी जी के ऊपर नुक्ताचीनी करें। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो बार बार मोदी जी की, मैं कहा यार छोड़, टेलीफोन रख यार, थले टेलीफोन रख यार, तू उस इंसान को तुम समझ नहीं पा रहे यार, पार्टी से उठ के बात करें। मेरी बात समझे ना। तो आज मैं तो यही कहूंगा कि हर भारतीय को हमें मजबूती से एक सच्चा भारतीय होना, और मोदी जी जो कर रहे हैं उसका लोगों में प्रचार करना पड़ेगा कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ये थे सरदार मनजिंदर सिंह जी बिट्टा जी, जिंदा शहीद, आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आप से हमने इस जो युद्ध काल तो हमने घोषित ही नहीं किया भारत सरकार ने, लेकिन इस समय जो सीमाओं पर जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, और भारत ने एक अभेद्य जीत दर्ज कराई है। और मोदी जी कहा करते हैं, आप, उनका एक नेचर है, आपदा में भी एक सुअवसर दे लेते हैं। और ये जो एक अटैक था एक डिफेंस पॉलिसी में, आज हमारा भारत विश्व की तीसरी सैन्य शक्ति के रूप में, सैन्य साजो सामान के उत्पादक के रूप में, आज हमारे तेजस खरीदने के लिए उल्टा इजराइल अब हमारे से चाहता है कि वो हमारे हथियार, और वर्ल्ड की जितनी भी मतलब अच्छी अच्छी जो कंट्रीज हैं वो भारत से हथियार खरीदने जा रही हैं। ये एक मोदी जी की एक सैन्य रणनीति का हिस्सा है कि फिर ठीक है, एक बार कर दिया, कुछ भी मतलब लगा लीजिए मुश्किल से कुछ घंटों की, 48 घंटों की, 52 घंटों की एक जवाब ने आज भारत को एक सामरिक विश्व शक्ति बना के रख दिया। और आपने इसमें अपने विदेश नीति और सामरिक नीति पे आपने विचार रखे। आपने सतमोला कवियों चौपाल को आपने शुभकामनाएं प्रदान की। आपका हार्दिक आभार सतमोला कवियों चौपाल की ओर से। वंदे मातरम।
सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में उपस्थित रहे देश के सुप्रसिद्ध शख्सियत जिनको मैं कहूं वो थी सरदार मनिंदर सिंह जीत बिट्टा जी। आज वो हमारे बीच में रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक, सतमोला कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी। अनिल कुमार मित्तल जी से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि ये आपके लगाया हुआ, आपके द्वारा लगाया हुआ ये पौधा है और वो पौधा आज एक पेड़ का रूप धर चुका है, धारण कर चुका है। आपकी शुभकामना, आपने नए बच्चों को, नवांकुर लोगों को आपने एक अच्छा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और साथ ही अब एक त्रैमासिक पुस्तक प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया। तो हम आपसे चाहते हैं नए बच्चों को, आप नए कवियों को कुछ संदेश दें। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों, सभी कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल ने अपने 22 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है जब प्रवीण आर्य जी मेरे पास आए थे और मेरे को क्या, मतलब मेरे के सामने उन्होंने पेशकश रखी कि हम एक कोई कवियों का, कवि सम्मेलन का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो बहुत ही पहले छोटे लेवल पे ये जमुना पार में किसी केवल पे करना चाहते थे। तो मैंने कहा कि आप इसे कोई एक अच्छे बड़े लेवल पे करो। लेकिन मुझे उस समय ऐसा लग रहा था शायद ये एक हफ्ते या एक महीने की बात होगी। उस समय मैं कभी कल्पना नहीं करी थी कि ये इतना लंबा चलता जाएंगे। और आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो प्रवीण आर्य जी और गिरजेश जी मेरे पास आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सतमोला का इनके साथ जुड़ के कवियों की चौपाल के साथ, और मैं हमेशा ही इनके साथ देता रहूँगा। सतमोला का हमेशा कवियों की चौपाल के साथ लगा रहेगा। और बहुत खुशी होती है कि मेरा मानना था कि हमारे जो कवि हैं वो ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग है जिनको पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। आज दुनिया भर की फिल्में और कल्चर प्रोग्राम तो लोग देखते रहते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन, कवियों का प्रोग्राम जरा थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है। तो हमारा यही प्रयास था, प्रवीण जी का, मेरा, गिरजेश जी का, कि इसमें नए जितने भी हमारे को नए हमारे कवि आते हैं, कवि भाई आते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके माध्यम से वो दुनिया के आगे आ सकें। और सतमोला परिवार हमेशा कवियों के चौपाल के साथ जुड़ता रहेगा और बहुत जल्द हम इसके 25 वर्ष पूरे करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे मनाएंगे। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल के, अगर मैं कहूं, ये भागीरथी प्रयास करने वाले एक ऋषि हैं जिनका नाम होता है श्री अनिल कुमार मित्तल। मैं साधुवाद देता हूं एक बार दोबारा उनका। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री राम सेना के अध्यक्ष राजेश जिंदल जी। आपने कोरोना काल में काफ़ी सेवा कार्य भी किया और अपने राष्ट्रवादी संगठन से भी आप जुड़े रहे। मैं जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत करता हूं। और छोटा सा मैं आपसे, क्योंकि हम 22 वर्ष में कंप्लीट कर रहे हैं और आप आज इस हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, हम आपसे चाहेंगे कि शुभकामना संदेश आपका जरूर प्राप्त हो। धन्यवाद। 22 वर्ष हो गए हैं इस सतमोला कार्यक्रम को, जिसे कवियों की चौपाल आप लोग कहते हैं। मैं पहली बार, मेरा सौभाग्य है, मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ अनिल मित्तल जी को, जिन्होंने एक ऋषि की तरह सालों साल इस कार्यक्रम को संजोया है। मेरे साथ अंकित जी आए हैं बद्दी से। अंकित जी ने मुझे बताया कि इस आपकी चौपाल पर कुमार विश्वास जैसे, अंबिका जैन अंबर जैसे बड़े बड़े कवि आ चुके हैं और जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है। तो आपकी सारी टीम को, अनिल मित्तल जी को और ये
सर्वधर्म संभाव टीवी की सारी टीम को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अभी बिट्टा जी हमारे बीच में थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की, मोदी जी के बारे में बात की, विदेश नीति के बारे में बात की। बहुत लंबा समय मैं आपका नहीं लूँगा, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। मैं कवि भी नहीं हूँ, मैं शायर भी नहीं हूँ, लेकिन एक पुराना शेर बोल के अपनी बात को स्टार्ट करूँगा और बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। वो जब्र भी देखा है तारीख ने अहदों का, वो जब्र भी देखा है तारीख ने अहदों का, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बहुत अच्छा। ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ रहा है, अभी कभी उरी पे अटैक होता है, कभी पहलगाम पे अटैक होता है, कभी हमें इतने साल से हमें अपने सैनिकों का बलिदान करना पड़ रहा है। ये गलती किसकी है? बिट्टा जी ने बताया था, ये गलती है उस समय देश का विभाजन करने वालों की। उन लोगों ने देश का विभाजन इस डेमोग्राफिक तरीके से किया, इस डेमोग्राफिक तरीके से किया कि कश्मीर हमारे लिए हमेशा एक समस्या बन गया। और पाकिस्तान जब 1947 में भारत माता के 3 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान बना, एक भारत बना। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जैसे मोदी जी अभी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से 1971 में हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने भी 1971 का काम किया था। और लोग ऐसा कहते हैं कि उनको देवी कहा गया। मैं इस बात का, माफ़ करें मुझे कांग्रेस वाले, मुझे माफ़ करें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं। अपने देश के सैनिकों को दूसरे देश में भेज के, मरवा के, पैसे खर्च करके, सेना को बर्बाद करके आप एक ऐसे देश को आपने अलग देश बना दिया जो हमेशा पाकिस्तान की आंख की किरकिरी रहता, जो पाकिस्तान को हमेशा तंग करते रहता। और 5 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी इस भारत में घुसवा दिया आपने 1971 की लड़ाई में। और शिमला समझौता जब आपने किया तो आपने जो हमारी वीर सेना ने लड़ाई जीती थी, उस लड़ाई को आप शिमला समझौते में हार गए। आपने 96,000 सैनिक लौटा दिए, अपने 56 सैनिक वापस नहीं लिए, वो पाकिस्तानों की जेलों में तिल तिल कर मरे। ऐसे निर्णय के बाद जब 2014 में भारत में मोदी सरकार आती है, तो हमारे हिमाचल की, मंडी की और पूरे देश में जो प्रसिद्ध हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उन्होंने, कंगना रनावत जी ने कहा था आजादी अब आई है। और उनके साथ मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। 2014 के बाद देश में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक हर प्रकार की आजादी आई है। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब पीओके की बारी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, नमस्कार। हमारे बीच में जब सतमोला कवियों की चौपाल अपनी 22वीं वर्षगांठ मना रहा है, और ये 22 वर्ष एक श्री अनिल कुमार मित्तल जी ने ये प्रण ले रखा है, शिव संकल्प ले रखा है, समाज सेवा के साथ साथ साहित्यिक सेवा अपनी वो निरंतर जीवन पर्यंत देते रहेंगे। और यही कारण है कि आज अनिल मित्तल जी के भागीरथी प्रयास के कारण आज हम 22 वर्ष, 15 अगस्त को जब ये हमारा शो टेलीकास्ट होगा, 22 वर्ष अपना कंप्लीट कर चुका होगा। हम 23वें वर्ष में हम बढ़ चुके होंगे। और इस गौरवमयी क्षण को के साक्षी बनने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए देश के सुप्रसिद्ध राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और एक टाइटल है जो इनके लिए बिल्कुल समसामयिक है, उसको है, वो कालजयी है, वो है जिंदा शहीद। हमारे बीच में है सरदार मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र गौरव का उत्थान करने वाला, चरित्र निर्माण करने वाला हमारा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से
हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, एक तो हैं डॉक्टर चारू कालरा जी और मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी कृपया मंच पे आएं। डॉक्टर चारू कालरा जी, आप मातृशक्ति जो आरएसएस की है, माताओं बहनों का जो संगठन है उसको बोलते हैं राष्ट्र सेविका समिति। जैसे माननीय संचालक होते हैं, ऐसे ही हमारी आप प्रांत की माननीय प्रमुख संचालिका है डॉक्टर चारू कालरा जी। आप सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं और कवित्री भी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आदेश त्यागी जी। आप उस्ताद कवि शायर हैं और साथ ही साथ आप रामायण पर आपकी बहुत ही तगड़ी पकड़ है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हिमाचल बद्दी से हमारे बीच में पधारे हैं श्री राम सेना के अध्यक्ष श्री राजेश जिंदल जी। आप प्रमुख व्यवसायी भी हैं और कोरोना काल में आपने बहुत सेवा कार्य किया। हम आपका भी स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में जिस हम परिसर में खड़े हैं, इसके एसडी संगम, पूरा नाम है सर्वधर्म संगम टीवी के चेयरमैन श्री विकासदीप जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सुप्रसिद्ध व्यवसायी मेरे छोटे भाई अनुज सिंगल हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री रघुवीर शरण शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, सुप्रसिद्ध व्यवसायी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सतमोला कवियों चौपाल को जो हमने प्रारंभ किया, वो मैंने और गिरजेश जी ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया था। हमारे मानद निदेशक गिरजेश कुमार रुस्तगी जी, आप आर्य गीता स्कूल और डीएवी स्कूल नंबर 1 के आप प्रबंधक भी हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्रजेश गर्ग जी, आप हमारे साथी हैं, मानद निदेशक हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में मनोज शर्मा जी, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही आज आपकी पुस्तकों का, कुछ पुस्तकों का लोकार्पण होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए, तो सबसे पहले मैं गिरजेश रुस्तगी जी से निवेदन करूंगा और श्री अनिल कुमार मित्तल जी से निवेदन करूंगा। विकासदीप जी जब नजदीक आ जाएं। सबसे पहले विकासदीप जी और अनिल मित्तल जी अंगवस्त्र पहना करके बिट्टा साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। तालियां, आपके हाथ खाली नहीं होनी चाहिए। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें उनका। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। अपने शुभा आर्य जी, पूजा जी और अंजना जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत की प्रमुख संचालिका डॉक्टर चारू कालरा जी का अभिनंदन करें। जोरदार ताली के साथ आप भी। चेयरमैन श्री विकासदीप जी का स्वागत करें। मित्तल जी साथ में, मित्तल जी।
सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों को, कवियों को और गद्यकारों को सुना। और ये एक समुच्चय है 3 प्रकार के वर्ग का। नवांकुर, उभरते हुए कलमकार। वृद्धांकुर, 80 वर्ष से ऊपर के कलमकार जो लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये शब्द दिया है सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ने। एक और शब्द दिया, वो भी सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ने, मध्यांकुर, जो मंच पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में इन सब, और एक वरिष्ठ कवि जैसे आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनम्र जी हैं, ये आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनम्र जी हैं, ये ऐसे जितने भी कवि हैं, इनका अपना एक ओरा है। और इनके प्रकाश पुंज के बीच में नवांकुर लोग जब अपने आप को, अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है और एक नई कुछ चीज़ें लिखने की प्रेरणा होती है। आप भी इस प्रकार के समुच्चय में, सतमोला कवियों की चौपाल में आप अपना काव्य पाठ करें। 5 वर्ष के सदस्य बन करके निरंतर सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले रविवार नए कवियों के साथ, ज्येष्ठ कवि के साथ।